सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 साइंस का 9th चैप्टर, इसका नाम है फ्रिक्शन। और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 9.3 फ्रिक्शन अ नेसेसरी ईवल। अब देखो, फ्रिक्शन ईवल तो है क्योंकि मोशन को रोक रहा है, मोशन होने नहीं दे रहा है, लेकिन नेसेसरी भी है, ज़रूरी भी है। यानी इसके दोनों एस्पेक्ट हैं, इससे फ़ायदा भी है, इससे नुकसान भी है, दोनों को हम डिस्कस करेंगे। अब अपने कुछ एक्सपीरियंसेस को आप याद करो। इज इट ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, जिसको हम इंग्लिश में अर्दन पॉट कहते हैं, और अ ग्लास टम्बलर। एक कुल्हड़ को पकड़ना आसान होता है या कांच का गिलास? ऑब्वियस ही बात है, कुल्हड़ को होल्ड करना आसान होगा क्योंकि रफ सरफेस होती है, अच्छे से पकड़ बन जाती है। वहीं कांच का जो गिलास होता है थोड़ा स्लिपरी होता है, इसीलिए अक्सर हाथ से स्लिप करके टूट जाता है। सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी और हैज़ अ थिन लेयर ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट। अब मान लो गिलास की जो सरफेस है वो ग्रीसी है, उस पर कुछ चिकनाई टाइप की लगी है, या फिर एक जो कुकिंग ऑयल की लेयर है वो उस पर लगी है। वुड इट बिकम ईजियर और डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो इसकी वजह से क्या आसान हो जाएगा पकड़ना या मुश्किल होगा? ये एक्सपीरियंसेस आपने किए होंगे, मुश्किल हो जाता है। अगर ऑयल वगैरह लगा हो किसी चीज़ पे तो ग्रिप नहीं बनती, पकड़ नहीं बनती, स्लिप करता रहता है। जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? तो हमने क्या देखा कि सरफेस जितनी स्मूथ है उसको होल्ड करना उतना मुश्किल है। कुल्हड़ की सरफेस रफ थी, पकड़ना आसान था। कांच का जो गिलास है, ग्लास टम्बलर जो है, उसकी सरफेस स्मूथ होती है, उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। अब उसी टम्बलर के ऊपर अगर ऑयल वगैरह लगा हो तो उसको पकड़ना और मुश्किल हो जाएगा। तो स्मूथनेस के बढ़ने से फ्रिक्शन कम हो रहा है कि नहीं? तो अगर फ्रिक्शन बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो क्या ग्लास को होल्ड कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। आप ग्लास को होल्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो, आप जब ग्लास को होल्ड करते हो तो होता क्या है, आपके पाम की जो इरेगुलरिटीज़ हैं और ग्लास की जो इरेगुलरिटीज़ हैं ये आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं। अब सरफेस जितनी स्मूथ होगी इरेगुलरिटीज़ उतनी कम होगी, इरेगुलरिटीज़ कम होगी तो फ्रिक्शन कम होगा, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इंटरलॉकिंग कम होगी तो वो सरकेगा। ठीक है, तो सिंपल सा रिलेशन याद रखना, स्मूथनेस जितनी ज़्यादा होगी, कोई चीज़ जितना ज़्यादा स्मूथ होगी, जितना ज़्यादा चिकनी होगी, फ्रिक्शन उतना ही कम होगा। स्मूथ है, इरेगुलरिटीज़ कम है, इंटरलॉकिंग कम होगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि इरेगुलरिटीज़ की वजह से ही तो फ्रिक्शन आता है। और जितना ही फ्रिक्शन कम होगा, होल्ड करना उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, किसी चीज़ को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। और फ्रिक्शन कम होते हुए ज़ीरो हो गया तो नामुमकिन हो जाएगा, पकड़ ही नहीं पाओगे, इतना स्लिपरी हो जाएगा। रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक और अ वेट मार्बल फ्लोर। अब याद करो कितना मुश्किल होता है अगर एक ऐसा ट्रैक है, रास्ता है जो मडी है, मिट्टीदार है, और वो गीला भी हो जाए, नहीं पूरा कीचड़ हो जाए, तो उसे मूव करना कितना मुश्किल हो जाता है। जैसे बारिश वगैरह के सीज़न के अंदर कच्ची ज़मीन हो तो वो जब गीली हो जाती है तो उस पर चलना मुश्किल हो जाता है, स्लिप करके लोग गिर जाते हैं। या फिर मार्बल फ्लोर हो और उस पर पानी वगैरह गिरा हो तो भी स्लिपरी हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? अगर फ्रिक्शन ही ना हो तो क्या आप चल पाओगे? द आंसर इज नो। हम देख रहे हैं कि जितना स्मूथ हो जा रही है सरफेस, यानी फ्रिक्शन जितना कम हो रहा है उतना ही चलना मुश्किल हो रहा है। फ्रिक्शन एकदम जीरो हो जाएगा तो चल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप जैसे मान लो शूज़ पहन के आप चल रहे हो तो शूज़ और जिस फ्लोर पे आप चल रहे हो उसकी इरेगुलरिटीज़ आपस में इंटरलॉक होती हैं, जिसकी वजह से आप स्लिप नहीं करते, चलना आसान हो जाता है। अगर वो इंटरलॉकिंग हो ही ना, यानी फ्रिक्शन ज़ीरो हो जाए, तो इंटरलॉक ना होने की वजह से आप चल ही नहीं पाओगे, स्लिप कर जाओगे। यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन। आप पेन और पेंसिल से लिख नहीं पाओगे अगर कोई फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि पहली बात आप उसको होल्ड ही नहीं कर पाओगे। पकड़ने के लिए ग्रिप बनना ज़रूरी है, यानी आपकी जो फिंगर्स हैं और जो पेन या पेंसिल की सरफेस है उनमें जो इरेगुलरिटीज़ वो आपस में इंटरलॉक हो जाएंगी तो मोशन को रोकेगी, क्योंकि फ्रिक्शन का काम ही क्या है? मोशन को रोकना। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो पेंसिल या पेन सरक जाएगी, यानी मोशन हो जाएगा, मोशन रोकने वाला कोई है ही नहीं। When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. जब ब्लैकबोर्ड पे टीचर लिखती हैं चौक से तो लिख क्यों जाता है? क्योंकि जब चौक को ब्लैकबोर्ड पे चलाया जाता है तो चौक घिसती है, तो चौक का जो पाउडर है वो ब्लैकबोर्ड पे चिपक जाता है। कैसे चिपक जाता है? वही ब्लैकबोर्ड में जो इरेगुलरिटीज़ है, जिसे मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ, ब्लैकबोर्ड में देखो ऐसे मान लो इस तरह से इरेगुलरिटीज़, अगर एकदम जूम कर दे तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो इसी जगह फंस जाएंगे और आपको लगेगा ये चिपक गए हैं, इसी खाली जगह पे भर जाएंगे। तो इसलिए जो है हम चौक से ब्लैक बोर्ड पे लिख पाते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन बिटवीन द चौक एंड बोर्ड? क्या हम लिख पाते हैं अगर कोई फ्रिक्शन ना हो चौक और बोर्ड के बीच में? द आंसर इज नो। इरेगुलरिटीज़ नहीं होंगी तो चौक का जो पाउडर है वो उस खाली जगह पे फिट नहीं हो पाएगा, सारा जो पाउडर है वो नीचे गिर जाएगा, कुछ लिखेगा ही नहीं। इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन।
अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कभी नहीं रुकेगा अगर फ्रिक्शन ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, वो मोशन को अपोज करता है, वही रोकता है। कोई रोकने ही वाला नहीं होगा तो चलता चला जाएगा ऑब्जेक्ट। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल्स एंड द रोड, देयर कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप्ड और टर्न्ड टू चेंज द डायरेक्शंस ऑफ द मोशन। अगर ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ी के जो टायर हैं और रोड है इनके बीच में कोई फ्रिक्शन ना होता तब वो जो गाड़ी है वो चल ना पाती, स्टार्ट ना हो पाती। और अगर मान लो चल रही होती तो रुक ना पाती, यानी चलते चलते फ्रिक्शन खत्म हो गया तो रुकेगी ही नहीं, कभी चलती जाएगी, ये तो समझ गया। लेकिन स्टार्ट का मतलब कैसे, देखो इसको थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ कि स्टार्ट करना मतलब जैसे कोई गाड़ी रुकी है, आप चाह रहे हो उसको चलाएं, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलेगी ही नहीं। जैसे ये रोड है और ये व्हील है, पहिया है, जब टायर घूमेगा, जैसे मान लो इधर जा रहा है तो टायर ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई पॉइंट लगा दिया तो टायर रोटेट करके ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। अब ये जो बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है टायर के घूमने में क्या होगा, इस तरफ भागेगा, ऐसे ही ऐसे घूमता है ना टायर, तब आगे की तरफ जाएगा। तो ये बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है जो कि ज़मीन से टच है वो इधर भागना चाहेगा कि इस तरफ हम मूव करें, तो ये ज़मीन पे धक्का मारेगा जिसकी वजह से एक फोर्स लगेगी जो उसको आगे की तरफ बढ़ाएगी। अभी ये चीज़ इतना ना समझ पाओगे क्योंकि ये फोर्स कैसे वर्क करती है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स लॉ, ये आपको आगे की क्लास में, हायर क्लासेस में पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिक्स आपको आइडिया लग जाए कि हाँ ये काम कैसे करता है। तो टायर का जो पॉइंट रोड के टच में है वो इधर की तरफ मूव करना चाहेगा ताकि ऊपर की तरफ ऐसे निकल जाए, तो ये धक्का मारेगा रोड पे। तो न्यूटन का एक लॉ है जो कहता है कि अगर कोई एक्शन करोगे उसका रिएक्शन आएगा। अगर ये टायर रोड पे फोर्स लगाएगा तो रोड भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगी जो इसको आगे की तरफ बढ़ाएगी, सिंपल सी बात है। अब ये फोर्स लगती क्यों है, फ्रिक्शन की वजह से लगती है, क्योंकि इंटरलॉकिंग हो गई है, ये पॉइंट वहाँ पर फिक्स हो गया इंटरलॉकिंग में, उसको तोड़ने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वही फोर्स इस टायर को आगे की तरफ बढ़ाएगा। अब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा, कोई इंटरलॉकिंग नहीं होगी तो टायर जानते हो आगे मूव नहीं करेगा। अगर ये टायर घुमाओगे भी ना तो अपनी जगह पे घूमता रहेगा, आगे ही नहीं बढ़ाएगा। तो इसलिए अगर गाड़ी कोई रुकी है तो स्टार्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि टायर और रोड इंटरलॉक नहीं हो रही। वो इंटरलॉकिंग तोड़ने के लिए जो फोर्स लगती रोड पे, वही फोर्स रोड लगाता है टायर पे जो कि आगे बढ़ाता। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे मान लो कोई वॉल है, ठीक है, आपने एक बॉल थ्रो की इस वॉल की तरफ, तो टकरा के वापस आ जाती है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये जो बॉल है जब यहाँ जाएगी तो वॉल पे फोर्स लगाती, धक्का लगाती है, तो एक्शन कर रही है, तो उसके बदले में वॉल भी इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, वॉल इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो बॉल इसीलिए वापस आ जाती है। इसी तरह टायर को भी अगर डायरेक्शन चेंज करना है तो साइड में उसको फोर्स लगानी पड़ेगी जिसकी वजह से उसका डायरेक्शन चेंज हो, और फोर्स लगेगी क्यों, फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो फोर्स लग नहीं पाएगी। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन वॉल, अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप दीवार में कील नहीं लगा सकते, क्योंकि दीवार में कील कैसे गाड़ते हैं, ये ऐसे कील वॉल के अंदर फिक्स हो गई तो होगा क्या, वॉल की जो सरफेस है वो नेल से कांटेक्ट में है, टच में है, चारों तरफ से उसको घेरे हुए है, तो नेल और वॉल की जो इरेगुलरिटीज़ हैं आपस में वो इंटरलॉक हो गई है। इसीलिए कील गाड़ने के बाद आप खींचो तो नहीं निकलेगी, क्योंकि दोनों की इरेगुलरिटीज़ आपस में पकड़ी हुई हैं और चारों तरफ से पकड़ा हुआ है, तो फ्रिक्शन काफ़ी ज़्यादा है, आप उसे बाहर नहीं निकाल पाओगे। अगर ये फ्रिक्शन ना हो, आपने कील गाड़ी, निकालोगे फट से निकल आएगी, क्योंकि कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है जो इंटरलॉक करे, कोई पकड़ ही नहीं बन पाएगी, स्लिप कर जाएगी बाहर। और टाई या नॉट, इसी तरह से आप गांठ बांधोगे तो गांठ बांधना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गांठ बड़ी आसानी से खुल जाएगी, कोई पकड़ ही नहीं बन पाएगी। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड, अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती। जैसे हमको बिल्डिंग बनानी है, ईंटें जोड़ के बनानी है, तो क्या करना पड़ता है, जैसे ये एक ब्रिक है और ये दूसरा ब्रिक है, इसके बीच में मसाला लगा होता है, तो जो मसाला लगा होता है बेसिकली वो दोनों ब्रिक को होल्ड करता है। जो मसाला होता है और ब्रिक, इनकी रेगुलरिटीज आपस में फिक्स हो जाती हैं, इसलिए आपस में जुड़ जाते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो इंटरलॉकिंग नहीं होगी और फिर ईंटें आपस में जुड़ नहीं पाएंगी, ईंटें नहीं जुड़ेंगी तो कुछ बना ही नहीं पाओगे, कंस्ट्रक्शन ही नहीं हो पाएगा, तो बिल्डिंग नहीं बनेगी। अब यहाँ पर एक फिगर बनी है, सोल्स ऑफ शूज वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन, जूते का जो सोल है वो घिस क्यों जाता है, फ्रिक्शन की वजह से। क्योंकि जैसे आप रोड पे चल रहे हो तो शूज़ और रोड की जो इरेगुलरिटीज़ है वो आपस में इंटरलॉक होती रहेंगी। इस इंटरलॉकिंग को ब्रेक करने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, तो बार बार इंटरलॉक होंगी, उसको तोड़ना पड़ेगा, फिर इंटरलॉक, फिर तोड़ना। इसमें क्या होता है, उसकी इरेगुलरिटीज़ ब्रेक करने लगती है, तो ब्रेक करते 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 वो एकदम चिकना हो जाता है और उसके बाद वो फटने लगता है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ एन ईवल, तो हमने देखा फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है, कोई चीज़ चल रही है रोकना है उसमें मदद करता है, डायरेक्शन चेंज करना उसमें मदद करता है, कई सारे काम है। लेकिन फ्रिक्शन के अंदर बुराई भी है। क्या बुराई, चली जानते हैं। इट वियर्स आउट द मटीरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेरिंग और सोल्स ऑफ शूज़, ये मटीरियल को वियर आउट कर देता है, घिस देता है। कोई स्क्रू है वो घिस जाएगा, बॉल बियरिंग्स जो मशीन के अंदर लगाई जाती है वो घिस जाती है,
और सोल्स ऑफ शूज अभी हमने देख ही लिया। यू मस्ट हैव सीन worn आउट स्टेप्स ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे जो फुट ओवर ब्रिज होता है, जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए मदद करता है ना, या फिर अगर रेलवे क्रॉसिंग करनी है तो वहाँ अक्सर बनाया जाता है कि ऊपर से चढ़ के इधर से उतर आए तो ट्रैक आपने क्रॉस कर लिया। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा लोग चलते रहते हैं जिसकी वजह से उसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो काफ़ी घिस जाती, कभी देखना। तो फ्रिक्शन की वजह से है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब जो फ्रिक्शन है ना, वो हीट भी प्रोड्यूस करता है। विग्रसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट। अपने पाम को रब करो, जैसे यहाँ इमेज बनी है, देखो ये दोनों हाथ जोड़ लिए, उसके बाद दोनों को स्लाइड करो एक दूसरे के ऊपर, ये हाथ ऊपर ये नीचे, फिर ये ऊपर ये नीचे, इस तरह से रब करो। बहुत फास्ट आपको रब करना है कुछ मिनट के लिए। आपको कैसा फील हुआ? आपको हीट फील होगी, जैसा हाथ आपका गर्म हो गया। क्यों? क्योंकि आप रगड़ रहे हो हाथ को, फ्रिक्शन वहाँ हो रहा है और इस फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो रही है। सर्दी वगैरह में हम हाथ ऐसे ही रगड़ते हैं ना, हीट जनरेट करने के लिए। इसी तरह से आप जब मैचस्टिक को स्ट्राइक करते हो अगेंस्ट रफ सरफेस, इट कैचेस फायर, क्योंकि वहाँ भी हीट प्रोड्यूस होती है, इसकी वजह से माचिस जलती है। यह कंबशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा ही है। यू माइट बी ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सचर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर अ फ्यू मिनट। मिक्सी में कोई मसाला वगैरह जब पीसा जाता है, तो अगर आपने ऑब्जर्व किया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो ऑब्जर्व करना। इस बार जब घर में मिक्सी चले, कोई चीज़ मसाला वगैरह पीसा, और जब मिक्सी बंद हो जाए तो उसकी जार को बाहर से टच करना, गर्म आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि जो जार है उसके अंदर ब्लेड लगी हुई है, वो ब्लेड मूव करी थी, उस मोशन की वजह से वहाँ फ्रिक्शन हुआ। तो जहाँ मोशन होगा वहाँ फ्रिक्शन होगा, क्योंकि फ्रिक्शन काम क्या है? मोशन को रोकना। इस रोकने की कोशिश में फोर्स लगाएगी, जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। और जब फ्रिक्शन होगा तो हीट निकलेगी। तो ब्लेड इतनी तेज़ घूमती है कि वहाँ से हीट जनरेट हो जाती है। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आप देख सकते हो जहाँ पर फ्रिक्शन से हीट जनरेट होती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, हीट जनरेटेड कॉज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। यहाँ तक कि जब कोई मशीन ऑपरेट होती है तो उस मशीन के पार्ट के मोशन की वजह से वहाँ से हीट निकलती है, तो उस हीट में काफ़ी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। भाई हमने एनर्जी दी मशीन को चलाने के लिए, तो मशीन चलती कुछ काम करती, लेकिन साथ में वो हीट भी निकाल ली है, तो हीट तो हमको नहीं चाहिए ना। तो मशीन चला रहे हैं किसी और काम के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप फ़ैन चला रहे हो, तो फ़ैन क्या करता है? घूमता है ना। तो फ़ैन को चलाने के लिए आप क्या करते हो? इलेक्ट्रिसिटी देते हो, जो कि एक तरह की एनर्जी है। एनर्जी दे रहे हो ताकि फ़ैन चले, लेकिन फ़ैन जब घूमता है तो उसमें से हीट भी निकलती है। अगर बिल्कुल फ़ैन कोई चला काफ़ी देर तक, वो बंद हो जाए, उसको टच करो, हालांकि टच ना करना, तो काफ़ी गर्म आपको फील होगा। तो फ़ैन का काम क्या था? कि चलता हवा देता, हीट देना काम तो है नहीं। पंखे से हमको गर्मी थोड़ी ना चाहिए, लेकिन वो हीट निकल रही है, तो एक तरह का वेस्ट ही हो रहा है। ऐसा काम हो रहा है जो हमको नहीं चाहिए, तो एनर्जी हीट निकालने में भी वेस्ट हो गई। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो कैसे हम फ्रिक्शन को कम करें, चलिए इसको बारे में हम जानते हैं। 9.4 इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब जैसा कि प्रीवियस सेक्शन में आपने देखा, फ्रिक्शन इज डिजायरेबल इन सम सिचुएशंस, यानी कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पर फ्रिक्शन हम चाह रहे होते हैं कि फ्रिक्शन हो। जैसे हमको वॉक करना है, बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते। किसी चीज़ को होल्ड करना है, पेंसिल को, ग्लास को, फ्रिक्शन नहीं होगा तो पकड़ नहीं पाएंगे, स्लिप कर जाएगा वो। तो इस केस में तो हम चाहेंगे ना कि फ्रिक्शन हो। हैव यू एवर थॉट व्हाई द सोल ऑफ योर शूज इज ग्रूव्ड? क्या कभी आपने सोचा जो आपके शूज़ का सोल है वो ग्रूव्ड क्यों होता है? उसमें एक तरह से डिज़ाइन टाइप का बना होता है, ऊंच नीच टाइप का होता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, शूज़ का जो सोल है एकदम चिकना नहीं है कि एकदम स्मूथ सा हो, बल्कि देखो यहाँ ऐसे कांटे कांटे टाइप का बना है, डिज़ाइन टाइप का बना है, जिसकी वजह से ये सोल की नीचे वाली जो सरफेस है वो रफ़ हो गई है, चिकनी नहीं है, खुरदुरी सी हो गई है। और हमने देखा है कि अगर रफ़ सरफेस होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, और हम यही तो चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन ज़्यादा हो ताकि अच्छे से पकड़ बने, अच्छे से हम चल सकें। अभी बिल्कुल चिकना होता है, जैसे अब चप्पल हमारी पुरानी हो जाती है ना, तो कहते हैं कि भैया नई चप्पल ले लो, घिस गया है उसका सोल, स्लिप करने लगती है, क्योंकि कोई ग्रिप नहीं बन पाती, वो ज़मीन पे पकड़ नहीं बना पाती। इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शूज़ बेटर ग्रिप ऑन द फ्लोर सो दैट यू कैन मूव सेफली। तो ये मैंने आपको बताया कि उसके ग्रूव्स क्यों बने होते हैं, ऐसे खाना खाना टाइप का क्यों बना होता है, डिज़ाइन टाइप का क्यों बना होता है, ताकि अच्छे से पकड़ बन सके फ्लोर पे और आसानी से यानी सेफली आप मूव कर सको, नहीं तो स्लिप कर जाओगे। सिमिलरली द ट्रीटेड टायर्स ऑफ द कार, ट्रक एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। टायर बनाया जाता है तो उसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट किया जाता है। ऐसे देखो ये डिज़ाइन टाइप के बना दिया गया। ये ट्रक है तो इसमें बड़ी डिज़ाइन बनी है, वैसे कार या साइकिल में भी देखोगे एकदम चिकनी से नहीं होती उसकी सरफेस टायर की, उसमें कुछ ना कुछ कांटा टाइप का ऐसा डिज़ाइन टाइप का बना होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है ताकि सरफेस रफ हो जाए और अच्छे से ग्रिप बन सके, ग्राउंड पे पकड़ बन सके, वरना स्लिप करने लगेगा और मूव नहीं करेगा। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन द ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। तो हम जानबूझ के फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं ब्रेक पैड्स का यूज़ करके ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर। बाइसिकल्स या ऑटोमोबाइल्स के अंदर ब्रेक पैड लगा होता है ना,
तो वो क्यों लगाते हैं? ताकि उसके ज़रिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कर सकें। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। When you are riding a bicycle, the brake pads do not touch the wheels, but when you press the brake lever, these pads arrest the motion of the rim due to friction. जब आपकी बाइसिकल चल रही होती है तब ये जो ब्रेक पैड्स हैं ये व्हील को टच नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही आप ब्रेक का लीवर दबाते हो तो ये जो पैड्स हैं वो टच कर जाते हैं व्हील की रिम से, और वहाँ फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन की वजह से ग्रिप बनती है, पकड़ बनती है, और टायर मूव करना रुक जाता है। ये देखो, इस इमेज के अंदर देखो, ये है ब्रेक पैड जो लगा होता है टायर के पास। देखो बिल्कुल करीब लगा है, लेकिन थोड़ी सी जगह इसके अंदर है, बिल्कुल टच नहीं है। जब लीवर दबाते हो तो खींचेगा और ये ऐसे दबा देगा इसको। तो जो रिम है उस पर ये इधर साइड से भी दोनों साइड पे आपके ब्रेक पैड्स लगे होते हैं, वो इसको दबा देते हैं। तो जब यहाँ पर ग्रिप बन जाएगी, पकड़ बन जाएगी, एक तरह से चिपक जाएंगे यहाँ पर, तो फ्रिक्शन की वजह से टायर मूव नहीं कर पाएगा और रुक जाएगा। तो ब्रेक ऐसे काम करती है। अगर फ्रिक्शन ना होता तो ये मूव करते रहते, कोई रोक ही नहीं पाता इसको। The wheel stops moving. You might have seen that the kabaddi players rub their hands with the soil for the better grip of their opponents. तो जो लोग कबड्डी खेलते हैं आपने देखा होगा वो मिट्टी में हाथ रगड़ते हैं ताकि उनका जो हाथ है वो चिकना ना रहे, रफ सा हो जाए और अच्छे से अपोनेंट को पकड़ सकें। इसी तरह जो जिम्नास्ट है वो अप्लाई करते हैं कोरस सब्सटेंस ऑन दियर हैंड्स टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो मोटे मोटे दानेदार कोई पाउडर टाइप का होता है, वाइट कलर से आपने देखा होगा हो सकता है। ये देखो ऐसे वाइट कलर का पाउडर टाइप का होता है, वो लगा लेते हैं ये, क्योंकि पोल वगैरह या और किसी चीज़ को पकड़ के उनको एक्शन करना होता है वहाँ पर, ताकि जो चीज़ वो पकड़े अच्छे से उस पर पकड़ बन सके, ग्रिप बन सके, वरना स्लिप कर जाएगा, गिर जाएंगे। तो ये तो हो गया वो सिचुएशन जहाँ पर हम फ्रिक्शन को चाहते हैं कि फ्रिक्शन हो। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ फ्रिक्शन अनडिजायरेबल होता है, वी वॉन्ट टू मिनिमाइज इट, हम चाहते हैं कि फ्रिक्शन कम से कम हो। वाई डू यू स्प्रिंकल फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड? कैरम बोर्ड में पाउडर डाला जाता है ना, बहुत पतले पतले दानेदार होता है, बहुत छोटे दाने होते हैं उसके। तो क्यों डालते हैं? ताकि कैरम बोर्ड की जो सरफेस में इरेगुलरिटीज़ है उसको ये पाउडर फिल कर दे। एकदम कैरम बोर्ड की सरफेस को अगर हम जूम करें तो ये ऐसे ऊंचा नीचे सरफेस होगी। अब आपने डाल दिया उस पर पाउडर, पाउडर क्या करेगा? ये जो खाली जगह है, इरेगुलरिटीज़ है, इसको भरेगा। पूरी तरह से तो नहीं भर सकेगा क्योंकि वो भी, उसके भी दानों की एक लिमिट है, बहुत छोटे होते हैं, लेकिन एकदम ऐसे नहीं कि पूरी तरह से अच्छे से फिल कर सके। तो थोड़ी बहुत कुछ यहाँ पर भी इरेगुलरिटीज़ रहेगी, लेकिन अब पहले से कम हो गई है। तो इरेगुलरिटीज़ कम हो गई है तो फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा, मोशन आसानी से हो जाएगा। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन हिंजेस ऑफ द डोर मूव्स स्मूथली। कभी कभी ऐसा होता है घर में, हो सकता है आपने सुना हो कि यार दरवाज़ा बहुत फंस रहा है या बड़ा आवाज़ कर रहा है, चू चू कर रहा है, थोड़ा तेल डाल दो उसमें। डोर का फ्रेम और डोर जिस जगह पर कनेक्ट है वो जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। यानी डोर फ्रेम से कनेक्ट है लेकिन एकदम पूरी तरह से फिक्स नहीं है, बल्कि वो डोर रोटेट कर सकता है, दरवाज़ा खुल बंद हो सकता है, तो उस जॉइंट को हम हिंज जॉइंट कहते हैं। तो वहाँ पर अगर तेल डाल दोगे जहाँ से डोर और फ्रेम जॉइंट है तो उनके बीच जो मोशन हो रहा है उसका फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ऑयल उनके बीच में आ गया, ऑयल की एक लेयर बन गई, तो वो इरेगुलरिटीज़ को बहुत हद तक भर देती हैं। द बाइसिकल एंड अ मोटर मशीन यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ द मशीन। इसी तरीके से बाइसिकल हो गया या कोई मोटर मैकेनिक है, बाइक का मैकेनिक है, वो ग्रीस वगैरह लगाता है ना मूविंग पार्ट पे। साइकिल वगैरह बनवाने जाओ तो थोड़ा सा तेल या ग्रीस वगैरह डाल देता है, चैन भी डाल देता है ताकि अच्छे से मूव करने लगे। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो ऊपर जो केसेस हमने डिस्कस किए वहाँ हम क्या चाह रहे हैं कि फ्रिक्शन कम हो जाए। When oil, grease or graphite is applied between the moving parts of a machine, a thin layer is formed there and moving surfaces do not directly rub against each other. जब ऑयल, ग्रीस या ग्रेफाइट, ये तीन अलग अलग चीज़ें हैं जो फ्रिक्शन को कम करने के लिए यूज़ की जाती हैं, तो मशीन के मूविंग पार्ट के बीच में अगर डाला जाता है तो एक लेयर फॉर्म कर लेता है जो मूविंग सरफेस है उनके बीच में, ताकि वो डायरेक्टली एक दूसरे को रब ना कर सके। ये नीचे इमेज आपको दी है कि जैसे हमने देखा था ना, दो सरफेस थी, उनकी इरेगुलरिटीज आपस में लॉक हो जा रही थी। अब इन दो सरफेस के बीच में, जिनके बीच में मोशन हो रहा है, आपने ऑयल, ग्रीस या फिर ग्रेफाइट डाल दिया। को ऑयल आपका लिक्विड स्टेट में होता है, जो ग्रीस होता है वो थोड़ा जेली टाइप का होता है, मतलब सेमी सॉलिड होता है, वो पूरी तरह से एकदम पानी जैसा लिक्विड नहीं होता। तो जो ग्रेफाइट है ये सॉलिड पाउडर्स होते हैं। तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग चीज़ें डाली जाती हैं। बेसिकली इन तीनों का काम ये है कि फ्रिक्शन को कम कर सके। तो देखो एक लेयर बन गई बीच में। अब जो इरेगुलरिटीज़ हैं वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी हैं, ये सरफेस आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो गया है। द इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज इज अवॉइडेड टू ग्रेट एक्सटेंट। तो बहुत हद तक जो इरेगुलरिटीज़ की इंटरलॉकिंग है उसको हमने अवॉइड कर दिया, उससे बच गए। पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज ज़रूर रहेंगी। मूवमेंट बिकम स्मूथ। द सब्सटेंस विच रिड्यूस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो वो सब्सटेंस जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, दो मूविंग सरफेस के बीच में आ जाते हैं और उनके बीच की जो इरेगुलरिटीज़ है उसको अच्छे से लॉक नहीं होने देते।
तो ये काम जो करते हैं उनको हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। तो ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट ये लुब्रिकेंट्स हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए गिव सम एग्जाम्पल ऑफ लुब्रिकेंट्स, तो ये तीनों आप नाम दे सकते हो। इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट। अब कुछ मशीन ऐसी होती है जहाँ पर ऑयल को नहीं यूज़ करना चाहिए। जैसे कोई मशीन बहुत हाई टेम्परेचर पर वर्क कर रही है, तो ऑयल को अगर आप डालोगे तो वो जल के भाप बन के उड़ जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, दूसरी चीज़ डालते हैं, जैसे एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कभी कभी मूविंग पार्ट्स के बीच में एयर कुशन लगा देते हैं। एयर कुशन मतलब एयर की एक लेयर लगा देते हैं। जैसे एक पार्ट ये है और एक दूसरा पार्ट जिसके अंदर है, इनका मोशन होना है तो बिल्कुल टच नहीं कराते हैं, बीच में खाली जगह रखते हैं और वहाँ पर एयर होती है, एयर प्रेजेंट रहती है। तो एयर की वजह से ये दोनों पार्ट आपस में टच नहीं हो पा रहे हैं, फ्रिक्शन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जगह पर हम ऑयल नहीं यूज़ कर सकते, तो वहाँ पर हम एयर कुशन का यूज़ करते हैं। अब वो जो कह रहा है कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग सर्फेसेज और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट्स। अगर सर्फेस को हम अच्छे से पॉलिश कर दें या ढेर सारा लुब्रिकेंट्स यूज़ कर ले तो क्या फ्रिक्शन को हम ज़ीरो कर सकते हैं? पहले ने कहा फ्रिक्शन को हम कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी बिल्कुल ज़ीरो नहीं कर सकते। कोई भी सर्फेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती, कुछ इरेगुलरिटीज़ हमेशा होती हैं। 9.5 व्हील्स रिड्यूस फ्रिक्शन। यू मस्ट हैव सीन अटैचीज एंड अदर पीसेज ऑफ लगेजेस फिटेड विद रोलर्स। तो आपने देखा होगा अटैची हो गई या कोई और लगेज है, उसमें नीचे रोलर लगा होता है। इवन अ चाइल्ड कैन पुल सच पीसेज ऑफ लगेज। तो देखो बच्चा भी इसको पुल कर सकता है, यहाँ पर नीचे रोलर लगा हुआ है। तो रोलर क्यों लगाते हैं, चलिए इसको एक्टिविटीज समझते हैं। आपको कुछ पेंसिल्स ले लेनी है जो कि सिलेंड्रिकल शेप की हो और उसको पैरेलल रख दो टेबल पे और उसके ऊपर एक मोटी सी बुक रख दो, जैसे कि आपको नीचे फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से कुछ करना है। 3 ठो आपने ऐसे पेंसिल रख दी पैरेलली बिल्कुल और उसके ऊपर एक बुक रख दी। अब बुक को पुश करो। आप ऑब्जर्व करोगे जो पेंसिल है वो रोल करेंगी जैसे जैसे बुक मूव करेगी। क्या आपको आसान फील हुआ बुक को मूव करना इस तरीके से? देन टू स्लाइड इट, यानी बिना पेंसिल रखे डायरेक्ट बुक को टेबल पर रख के तब फोर्स लगाओ, उसको स्लाइड कराओ तो ज़्यादा आपको फोर्स लग रही थी, यानी तब मोशन कराना आसान था, या फिर पेंसिल के ऊपर रख के मूव करा रहे तो आसान है? ऑब्वियस ही बात है, अगर ट्राई करोगे तो आप ये फील कर पाओगे कि जब उसको पेंसिल पे रख के मूव करा रहे हैं तो आसानी से मूव हो जा रहा है। डू यू थिंक दैट रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस? तो आसानी से क्यों मूव हो पा रहा है? क्योंकि बुक के मोशन को रोकने के जो पावर है वो कम लग रही है, यानी फ्रिक्शन फोर्स कम लग रही है। क्योंकि पहले क्या हो रहा था, देखो फ्रिक्शन कहाँ लगता है, सर्फेसेस के बीच में लगता है ना। तो जितना ज़्यादा सर्फेस आपस में टच रहेंगी उनकी इरेगुलरिटीज उतनी ज़्यादा लॉक हो जाएंगी। जब हमने पेंसिल रख दिया तो हो ये रहा था कि जो पहले पूरी बुक की सरफेस टेबल के कांटेक्ट में थी, अब जितना हिस्सा पेंसिल का टच कर रहा है उतना ही कांटेक्ट में है। तो कांटेक्ट कम हो गया, इरेगुलरिटीज कम इंटरलॉक होंगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। फ्रिक्शन कम हो जाएगी, मोशन आसान हो जाएगा। हैव यू सीन हैवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट? क्या कभी आपने देखा भारी भारी जो मशीनें हैं उनको मूव कराया जाता है नीचे लॉग्स रख के? जैसे मान लो ये बड़ी सी मशीन है तो उसमें ऐसे लॉग रख देते हैं, सिलेंडर शेप के होते हैं, ऐसे रख देते हैं और फिर उसको मूव कराते हैं तो आसानी से ही मूव हो जाता है। When one body rolls over the surface of another, the resistance to its motion is called rolling friction. जब एक बॉडी रोल करती है दूसरी सरफेस के ऊपर तो यहाँ भी मोशन हो रहा है, तो यहाँ भी फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं? अब क्योंकि एक बॉडी दूसरे के ऊपर रोल कर रही है इसीलिए यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन। अब रोलिंग की वजह से जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इट इज़ ऑलवेज ईजियर टू रोल दैन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर। अब ये आसान होता है किसी बॉडी को रोल करना बजाय इसके कि स्लाइड करें, क्योंकि रोलिंग के केस में सरफेस कांटेक्ट कम होता है। ये मैंने आपको बता दिया, फिर से आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये है, इसके ऊपर कोई बॉक्स हम रख के ऐसे फोर्स लगाएं तो यहाँ पर देखो इतना एरिया ये कांटेक्ट में है, सरफेस ज़्यादा टच है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। वहीं अगर इसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसा कर दें, बीच में हमने ऐसे रोलर लगा दिया, 2 रोलर लगा दिया, तो अब देखो कितना हिस्सा टच में है। ये यहाँ पर थोड़ा सा टच है, यहाँ थोड़ा टच है, तो एरिया कम टच है ना, तो कम इरेगुलरिटीज इंटरलॉक होंगी, मोशन करना आसान हो जाएगा, यानी उस केस में फ्रिक्शन कम लगेगा। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर। इसीलिए वो लगेज जिसके नीचे रोलर लगा हो उसको पुल करना आसान होता है। कैन यू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द व्हील्स इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस ऑफ मैनकाइंड? क्या अब आप समझ पा रहे हो कि व्हील्स इंसानों के सबसे बड़े इन्वेंशन में से एक क्यों है? क्योंकि बहुत सारे काम इसने आसान कर दिए। सोचो अगर व्हील ना होती तो क्या होता, बस, कार, ट्रक, ये सब कुछ ना हो पाती, साइकिल कुछ नहीं चल पाती। सिंस द रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग इज रिप्लेस्ड इन मोस्ट मशीन बाई रोलिंग बाय द यूज ऑफ बॉल बियरिंग्स। अब क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, हम तो चाह रहे हैं कि अगर मोशन हो तो रोकने वाला ना हो, उसको कम से कम हो ताकि आसानी से अच्छे से मोशन हो सके। तो वो मशीन जहाँ पर मोशन हो रहा होता है तो हम चाहते हैं वहाँ फ्रिक्शन कम हो, तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम है,
तो ऐसी चीज़ लगा दो जिससे रोलिंग फ्रिक्शन हो, तो बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं। बॉल बियरिंग्स क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको चलिए इमेज से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर देखो, एक अंदर गोल सी चीज़ है और एक बाहर इसके एक सर्कुलर सी चीज़ है। इन दोनों सरफेस के बीच में ये बॉल्स लगी हुई है। जैसे बाहर वाला जो सर्किल है उसको फिक्स कर दिया गया, अंदर वाले को मूव कराना है, बीच में बॉल्स होंगी, दोनों सरफेस के बीच का कांटेक्ट कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा, आसानी से मूवमेंट हो जाएगा। वरना दोनों सरफेस एक दूसरे से टच रहती और फिर मोशन करती। कॉमन एग्जाम्पल्स आर द यूज ऑफ बॉल बियरिंग बिटवीन हब्स एंड एक्सल्स ऑफ द सीलिंग फैंस एंड बाइसिकल्स। बाइसिकल की जो व्हील होती है, पहिया जो होती है, वो बाइसिकल के फ्रेम से जहाँ से कनेक्ट रहती है, वो जो पार्ट होते हैं उसको हम हब्स और एक्सल्स कहते हैं। यही दोनों को कनेक्ट करते हैं, तो उनके बीच में बॉल बियरिंग्स का यूज़ होता है। क्योंकि साइकिल का फ्रेम वो तो घूमेगा नहीं ना, वो तो वहीं रुका रहेगा, सिर्फ पहिया घूमती है। तो साइकिल का फ्रेम वैसे ही रहे, पहिया घूमती रहे और दोनों का कनेक्शन बना रहे, तो वहाँ पर हम हब्स और एक्सल्स का यूज़ करके कनेक्शन करते हैं। उनमें हम बॉल बियरिंग्स का यूज़ करते हैं ताकि फ्रिक्शन कम हो और आसानी से पहिया मूव कर सके। इसी तरीके से फ़ैन जब चलता है तो फ़ैन भी घूमता है कि नहीं, तो फ़ैन का एक हिस्सा तो रूफ में कनेक्ट रहता है, उसको तो फिक्स रहना, उसको नहीं घूमना। नीचे का हिस्सा वो घूमता है, तो वो हिस्सा जो कि फिक्स रहेगा रूफ में, छत में, और वो हिस्सा जो कि मूव करेगा, इनके बीच में बॉल बियरिंग्स लगी होती है ताकि दोनों का जो रिलेटिव मोशन है वो स्मूथ हो सके, फ्रिक्शन कम हो सके। ये यहाँ पर आपको बॉल बियरिंग्स की कुछ इमेज दी है, खैर मैंने आपको दिखाई दिया था। अब बात कर लेते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन के बारे में। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आप जानते हो एयर बहुत हल्की होती है, पतली होती है, येट इट एक्सर्ट फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू इट। लेकिन फिर भी ये फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। इसी तरह से जो वाटर हो गया है और भी जो लिक्विड है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्सर्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट उसके थ्रू मूव करता है। अब एक काम करना, पानी में हाथ डाल के ऐसे चलाना, जैसे टब में पानी भर लिया, उसके अंदर हाथ डाल के ऐसे मूव कराओ। देखो कि हाथ को चलाना उसमें मुश्किल है, ऐसे बाहर हाथ मूव करो तो आसान रहेगा, लेकिन पानी के अंदर हाथ डाल के हाथ चलाओ तो मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि जब पानी के अंदर आप हाथ डालते हो और मोशन कराते हो, तो आपका जो हाथ है और जो वाटर है, इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगती है और ये फ्रिक्शन फोर्स आपको मोशन कराने से रोकती है, इसीलिए आपको मुश्किल होता है चलना। इन साइंस द कॉमन नेम्स ऑफ गैसेज एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड्स। साइंस के अंदर लिक्विड और गैस का एक कॉमन नाम है, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड्स। यानी तीन चीज़ आपने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो सॉलिड तो अलग हो गया, लिक्विड और गैस को हम फ्लूइड्स भी कहते हैं। सो वी कैन से दैट द फ्लूइड एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट इन मोशन थ्रू देम। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो फ्लूइड है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्ट करता है ऑब्जेक्ट पे, जब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू मूव करता है तो। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। अब फ्लूइड जो फ्रिक्शनल फोर्स लगाता है उसके लिए अलग से नाम है, उसको हम कहते हैं ड्रैग। तो ड्रैग वर्ड आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो फ्लूइड लगाने वाला है। कोई गैस होगी या लिक्विड होगी, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा रही होगी। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन अ फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू फ्लूइड। अब फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करती है कि वो ऑब्जेक्ट जो उस फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा है उसकी स्पीड क्या है। जैसे कोई सबमरीन है, वो पानी के अंदर मूव कर रही है तो उसकी स्पीड कितनी है। कोई एरोप्लेन है, हवा में उड़ रहा है, तो चारों तरफ एयर है ना, एयर के अंदर ही से तो मूव कर रहा है, तो जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द फ्लूइड। इसी के साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप पे भी डिपेंड करता है, वो जो फ्लूइड है उसका नेचर क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि पानी के अंदर हाथ डाल के उसको चलाओ, तो देखो चलाना, आपको हाथ को मूव कराना मुश्किल होगा। अगर कोई और थिक चीज़ आप लो, जैसे मान लो शहद है, या ऐसे काम करना, अगर आपके यहाँ शहद हो तो उसके अंदर चम्मच डाल के उसको चलाने की कोशिश करना, और पानी के अंदर चम्मच डाल के चलाओ, या ऐसे हवा में बाहर पर चम्मच चलाओ। तो ऐसे हवा में स्पून को आप मूव कराओगे तो आसानी से मूव हो जाएगा। वही स्पून पानी के अंदर डाल के चलाओगे थोड़ा मुश्किल होगा। वही अगर शहद के अंदर डाल के चलाओगे तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा चलाना। तो अलग अलग फ्लूइड पे डिपेंड करेगा फ्रिक्शनल फोर्स, साथ ही में जो शेप है उस पर भी डिपेंड करेगा। इट इज़ ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। अभी पक्की बात है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है तो वहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, उस फ्रिक्शन को भी उसको ओवरकम करना पड़ेगा। यानी फ्रिक्शन रोक रहा है, उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि उस फ्रिक्शन की फोर्स को ब्रेक करके वो आगे निकल सके। इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा। भाई फ्रिक्शन एक फोर्स लगा रहा है आपको उल्टी तरफ, तो आपको उससे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी ताकि आप आगे की तरफ मूव कर सको, तो इसमें एनर्जी जाएगी कि नहीं। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसीलिए कोशिश की गई कि फ्रिक्शन को कम से कम किया जा सके। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप। तो जैसे कि हमने बात की थी कि शेप पे भी डिपेंड करता है, तो हमने सोचा कि शेप को ऐसा चेंज कर दें कि फ्रिक्शन कम से कम हो। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट फ्रॉम दीज स्पेशल शेप्स। तो ये जो स्पेशल शेप है इसका आइडिया साइंटिस्ट को कैसे मिला होगा। देखो ये प्लेन है,
प्लेन का आगे वाला हिस्सा जो नोज़ वाला हिस्सा होता है, अगर आपने देखा ही होगा वैसे, तो ऐसे होता है ना। ये ऐसे क्यों होता है भाई? प्लेन ऐसे फ्लैट बना देते आगे का हिस्सा, तो होता ये कि एयर इससे टकराती तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगती वो प्लेन को मूव करने में मुश्किल करती। अब यहाँ से जब एयर टकराएगी तो ऐसे निकल जाएगी, ऐसे सड़क की इधर चली जाएगी, तो एयर जो है वो कम फोर्स लगा पाएगी, तो प्लेन आसानी से उड़ जाएगा। तो इस शेप का आइडिया लिया गया था बर्ड्स से। बर्ड्स का भी आगे का हिस्सा देखो, उनका मुंह ऐसे रहता है और ये चोंच ऐसे निकली होती है। इसीलिए जो जेट प्लेन होती है, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, उसमें आगे से नोक टाइप का भी निकला होता है ताकि और ज़्यादा कम फ्रिक्शन हो सके और आसानी से मूव कर सके। तो ये शेप का आइडिया मिला था बर्ड्स से। फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स द बर्ड्स फिशेज हैव टू मूव थ्रू द फ्लूइड। इसी तरह से पानी के अंदर फिशेज से आइडिया मिला। फिशेज की बॉडी कैसी होती है? स्ट्रीम लाइंड होती है कि नहीं? ऐसे होता है मछली का मुंह। अगर मछली ऐसे होती तो उसको मूव करना मुश्किल हो जाता। तो देखा गया मछली की शेप ऐसा है, तो हम लोग सबमरीन भी जब बनती है, देखो आगे शेप ऐसे रहता है, वो इसीलिए रहता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप्स विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। तो उनकी बॉडी इस तरह से बनी होती है बर्ड्स और फिशेज की, ताकि फ्रिक्शन फोर्स को ओवरकम करने के लिए कम एनर्जी लगे। लुक केयरफुली एट द शेप ऑफ एन एयरप्लेन। तो मैंने आपको दिखा दिया। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन दियर शेप ऑफ द बर्ड? इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूस फ्लूइड फ्रिक्शन। तो कोई सा भी गाड़ी हो उसका शेप ऐसे ही बनाया जाता है ताकि फ्लूइड फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इसीलिए कार वगैरह जो होती है, देखो वो ऐसे होती है आगे शेप। ठीक है, तो यहाँ आके ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।